वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। हर किसी की निगाहें बजट पर टिकी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि देश में इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर किन लोगों ने बजट पेश किया। आइए जानते हैं उनके नाम और साल। आर.के. शनमुखम चेट्टी। रामासामी कंदासामी शनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इन्होंने देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। पहला बजट 171.15 करोड़ रुपए की आमदनी और 197.39 करोड़ रुपए के खर्च का था। जॉन मथाई देश के पहले रेल मंत्री बने और बाद में वित्त मंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने योजना आयोग की बढ़ती शक्ति के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। इनका कार्यकाल 22 सितंबर 1948 से 1 जून 1950 तक था। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख ने 1951-52 के लिए पहला अंतरिम बजट पेश किया था। उन्होंने निगम कर सहित सभी करों में समग्र वृद्धि और सभी आयकर और सुपर टैक्स दरों पर 5% सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा था। इनका कार्यकाल 1 जून 1950 से 1 अगस्त 1956 के बीच था। इसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी ने भी वित्त मंत्री के तौर पर देश का बजट पेश किया है। 30 अगस्त 1956 से 14 फरवरी 1958, फिर 31 अगस्त 1963 से 31 दिसंबर 1965 तक इनका कार्यकाल था। संपत्ति कर और व्यय कर की शुरुआत इन्होंने की थी। उनके कार्यकाल में IDBI, DBC जैसी बड़ी PSU की स्थापना हुई। मुद्रा घोटाले में नाम आने के बाद वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उपहार कर की शुरुआत की थी। नेहरू ने वित्त मंत्री के तौर पर संपदा शुल्क अधिनियम में कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव रखा था। पंडित नेहरू ने 1 अगस्त 1956, 30 अगस्त 1956 तक और फिर 14 फरवरी 1958 से 22 मार्च 1958 तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की। जीवन साथी भत्ते को हटाया, जिसके बाद पति और पत्नी व्यक्तिगत करदाता बन गए थे। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 22 मार्च 1958 से 31 अगस्त 1963 और फिर 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक था। सचिंद्र चौधरी ने व्यय कर समाप्त किया था। उन्होंने बजट भाषण में कहा था कि इससे होने वाली आय बहुत कम है, जो प्रशासन पर पड़ने वाले बोझ और करदाता को होने वाली असुविधा के लिहाज से सही नहीं है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1966 से 13 मार्च 1967 तक था। इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय का कार्यभार इंदिरा गांधी ने संभाला। 1970-71 के अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां आवश्यक हैं जो विकास की अनिवार्यताओं को जरूरतमंदों और गरीबों की भलाई की चिंता के साथ जोड़ती हों। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक रहा। यशवंतराव चौहान ने सामान्य बीमा कंपनियों और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था। उनके कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई थी। यशवंत राव चौहान का कार्यकाल 27 जून 1970 से 10 अक्टूबर 1974 के बीच रहा। वित्त मंत्री के तौर पर चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने ESI, EPF और पारिवारिक पेंशन जैसी योजनाएं स्थापित की। उन सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक प्रोत्साहन बोनस योजना शुरू की, जो अपने भविष्य निधि खातों से कोई राशि नहीं निकालते थे। चिदम्बरम सुब्रमण्यम का कार्यकाल 10 अक्टूबर 1974 से 24 मार्च 1977 तक रहा। हीरूभाई M. पटेल पहले गैर कांग्रेसी वित्त मंत्री रहे। उन्होंने अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण दिया, जिसमें केवल 800 शब्द थे। उन्होंने भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों में भारतीय कंपनियों की 50% हिस्सेदारी रखने की नीति पेश की थी। इनका कार्यकाल 26 मार्च 1977 से 24 जनवरी 1979 तक रहा। वित्त मंत्री के तौर पर चौधरी चरण सिंह ने 1979 से 1980 के अपने बजट भाषण में उन कार्यक्रमों पर गति और जोर देने का प्रस्ताव रखा था जिनका कृषि विकास और रोजगार को बढ़ावा देने पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 16 जुलाई 1979 तक रहा। हेमवती नंदन बहुगुणा देश के पहले ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी बजट पेश करने का मौका नहीं मिल सका। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। बतौर वित्त मंत्री इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 19 अक्टूबर 1979 तक रहा। आर वेंकट रमन ने
देश के वित्त मंत्री रहते हुए जीवन रक्षक दवाओं, साइकिलों, सिलाई मशीनों और प्रेशर कुकरों पर उत्पाद शुल्क में छूट दी। उन्होंने रेडियो पर लाइसेंस शुल्क भी हटाया। आगे चलकर वे देश के राष्ट्रपति भी बने। बतौर वित्त मंत्री इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक रहा। प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे। खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया गया। उन्होंने घाटा कम करने के लिए सरकारी खर्च में कमी की। वे देश के राष्ट्रपति भी बने। बतौर वित्त मंत्री इनका कार्यकाल 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 और फिर 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक रहा। बतौर वित्त मंत्री बीपी सिंह के कार्यकाल में लघु उद्योग विकास बैंक की घोषणा की गई। उन्होंने कई गरीब हितैषी योजनाएं शुरू की, जैसे सफाई कर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना और रिक्शा चालकों के लिए सब्सिडी वाले बैंक ऋण। बतौर वित्त मंत्री बीपी सिंह का कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 24 जनवरी 1987 तक रहा। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय संभाला, कॉरपोरेट टैक्स पेश किया। 1987-88 के बजट भाषण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। 24 जनवरी 1987 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा। बतौर वित्त मंत्री एनडी तिवारी ने निर्यात से होने वाले लाभ पर 100% आयकर छूट दी। उन्होंने मशीनरी और कच्चे माल के आयात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात ऋण पर ब्याज दर को 12% से घटाकर 9% कर दिया था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जून 1988 तक रहा। शंकरराव बी चौहान के कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ। इनके कार्यकाल में ही म्यूचुअल फंड और निवेश से होने वाली आय को एक निश्चित सीमा तक कर से छूट दी गई। शंकरराव बी चौहान का कार्यकाल 25 जून 1988 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। वित्त मंत्री के रूप में मधु दंडवते का कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने घरेलू व्यापार को विनियमित करने वाले स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को समाप्त किया था। जिस समय दंडवते ने वित्त विभाग का कार्यभार संभाला, उसी समय शेयर बाजार नियामक सेबी की स्थापना की गई। यशवंत सिन्हा 1991 में अपने अंतरिम बजट में आर्थिक सुधारों की आधारशिला रखी थी। यशवंत सिन्हा बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री बने। उन्होंने आईटी क्षेत्र के लिए कर छूट को समाप्त कर दिया था। इनका कार्यकाल 21/11/1990 से 21/6/1991, 19/3/1998 से 1/7/2002 तक रहा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण नीति से देश के बाजारों को खोला गया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने, राजकोषीय घाटे को कम करने में देश को मदद मिली। इनका कार्यकाल 21/6/1991 से 16/5/1996, 30/11/2008 से 24/1/2009 और फिर 26/6/2012 से 31/7/2012 तक रहा। जसवंत सिंह के नाम सबसे कम समय तक वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। 1996 में अटल जी की 16 दिन की सरकार में वित्त मंत्री रहे, लेकिन बाद में फिर अटल सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। इनका कार्यकाल 16/5/1996 से 1/6/1996, फिर 1/7/2002 से 22/5/2004 तक रहा। पी चिदम्बरम के बतौर वित्त मंत्री रहते उनके कार्यकाल में बढ़ते राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए कर सुधार शुरू किया गया। इनके कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी योजना शुरू की गई। मनरेगा की भी शुरुआत हुई थी। पी चिदम्बरम का कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, फिर 1 मई 1997 से 19 मार्च 1998, फिर 23 मई 2004 से 30 नवंबर 2008, फिर 31 जुलाई 2012 से 26 मई 2014 तक रहा। इंद्र कुमार गुजराल 1997-1998 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। गुजराल कैबिनेट में प्रधानमंत्री के पास विदेश और वित्त मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों का भी प्रभार था। बतौर वित्त मंत्री 21 अप्रैल 1997 से 1 मई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। अरुण जेटली नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे। जीएसटी और नोटबंदी उनके कार्यकाल के 2 बड़े फैसले थे। 2017 में उन्होंने फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर बजट पेश करने की परंपरा को बदल दिया और इसे 1 फरवरी को पेश किया। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक रहा। पीयूष गोयल ने 2018 और 2019 में वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला था।
उन्होंने 1 फरवरी 2019 को अरुण जेटली की अनुपस्थिति में अंतरिम बजट पेश किया था। करदाताओं को 12,500 रुपए की राहत दी थी। पीयूष गोयल का कार्यकाल 23 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 तक रहा। निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को अपना पहला बजट भाषण पेश किया। अब तक लगातार 7 बजट पेश किए हैं, 6 वार्षिक बजट और 1 अंतरिम बजट। यह उनका 8वां बजट है। इनका कार्यकाल 31 मई 2019 से अब तक जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।